प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम परीक्षा 2023 की वार्षिक परीक्षा है कक्षा 9 की, उसमें हिंदी विषय के जो इम्पोर्टेंट निबंध हैं और इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम निबंध की बात करते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट निबंध है आपके कोरोना वायरस का। देखिए, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी अथवा कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, या आपके इस तरह से आ जाए कि कोरोना नाम से निबंध आ जाए। अब हेडिंग में या शीर्षक में वो इन दोनों के अलावा कुछ भी दे सकता है, लेकिन कोरोना जरूर देगा। तो आपको क्या करना है, ये निबंध आपको करके आना है। अब यहाँ पर देखिए, ये संकेत बिंदु आपको वो देगा। वैसे हर एग्जाम में दिया जाता है, नहीं भी देता है तो आप अपने अनुसार जो है इन संकेत बिंदुओं को बनाओगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कोरोना वायरस, जिसमें लक्षण एवं बचाव के तरीके लिखेंगे। इसके बाद देखिए, कोरोना वायरस महामारी का सामाजिक प्रभाव हम लिखेंगे और आर्थिक प्रभाव हम इसका लिखेंगे। तो देखिए, प्रस्तावना में हमें ये लिखा जाता है कि जिस चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं वो क्या चीज़ है। जैसे कोरोना के लिए लिख रहे हैं तो कोरोना क्या चीज़ है। तो देखिए, प्रस्तावना में हम कोरोना के बारे में ही लिखेंगे। जैसे हाल ही में कोरोना वायरस के रूप में जो महामारी फैल रही है उसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया है। इस महामारी के कारण विश्व के समृद्ध से समृद्ध देशों की स्थिति दयनीय हो गई है। वर्ष 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में पहली बार प्रकाश में आए कोरोना वायरस संक्रमण ने विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका नाम WHO है, ने घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा, कोविड-19 रखा है। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा हो गई। इसके बाद देखिए, कोरोना वायरस, इसमें हम क्या लिखेंगे, लक्षण और बचाव के तरीके। लक्षण मतलब इसके क्या लक्षण है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोरोना है या नहीं है, तो इसमें हम ये लिख देंगे। ये देखिए, इसमें जो है लक्षण लिख देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बचाव के तरीके लिखेंगे। इसमें हमने बचाव के तरीके लिख दिए। बचाव के तरीके के बाद हम क्या लिखेंगे कि कोरोना वायरस महामारी का सामाजिक यानी कि हमारे समाज में जो है क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आर्थिक प्रभाव, यानी कि जो हमारा पैसे का जो प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव है, वो क्या यहाँ पर रहा। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, उपसंहार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उपसंहार। तो उपसंहार में हम क्या लिखेंगे कि कोरोना वायरस जो 21वीं सदी की भयंकर महामारी है, इसने संपूर्ण विश्व को घेर लिया है। इस महामारी से स्वयं को बचाते हुए प्रत्येक नागरिक दूसरों का भी हित चिंतन करे तथा जान भी है जहान भी है। इस कथन को सिद्ध करते हुए देश व समाज की समृद्धि में सभी को योगदान देना चाहिए। ये चीज हम किस में लिखेंगे, उपसंहार में लिखेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट निबंध है कन्या भ्रूण हत्या का। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या का ये 3-4 तरीके से आपका शीर्षक आ सकता है। जैसे कन्या भ्रूण हत्या लिंगानुपात की समस्या, या कन्या भ्रूण हत्या पाप है, इसके जिम्मेदार आप हैं, या कन्या भ्रूण हत्या एक चिंतनीय विषय, या कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध। या इन चारों के अलावा और दूसरे शीर्षक से भी ये आ सकता है, लेकिन उसमें कन्या भ्रूण हत्या जरूर आपका लिखा होगा। तो फिर आपको उसमें क्या करना है, यही इसमें देखिए क्या, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिखेंगे और कन्या भ्रूण हत्या की विद्रूपता लिखेंगे और कन्या भ्रूण हत्या के निश्चितार्थ उपाय जो ये यहाँ पर लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखेंगे उपसंहार। तो वही प्रस्तावना में हम क्या है, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें लिखते हैं। देखिए क्या है कि परमात्मा की सृष्टि में मानव का विशेष महत्व है, उसमें नर के समान नारी का समानुपात नितांत वांछित है, परंतु वर्तमान काल में अनेक कारणों से नर नारी के मध्य लिंग भेद का विभत्स रूप सामने आ रहा है, जो कि पुरुष सत्तात्मक समाज में कन्या भ्रूण हत्या का पर्याय बनकर असमानता बढ़ा रहा है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या आज अमानवीय कृत्य बन गया है, जो कि चिंतनीय विषय है। ये हम किस में लिखेंगे, प्रस्तावना में लिखेंगे। इसके बाद देखिए, हम इसमें कारण लिखेंगे। दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे कारण, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या की विद्रूपता, यानी कि इसके क्या क्या जो है प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके बाद हम लिखेंगे इसके निषेधार्थ, यानी कि इसको रोकने के क्या क्या उपाय जो है हो सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 5वां टॉपिक लिखेंगे हम उपसंहार। तो यह था हमारा कन्या भ्रूण हत्या का। इसके बाद हम हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट निबंध है पर्यावरण प्रदूषण। क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, या इसका दूसरा नाम ये भी है पर्यावरण बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या। तो इसमें भी वही हम प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव और प्रदूषण निवारण के उपाय, और लास्ट में लिखेंगे हम उपसंहार। तो प्रस्तावना में वही हम
पर्यावरण के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव, और इसके बाद हम लिखेंगे इसके निवारण के उपाय, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, उपसंहार। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण प्रदूषण का। इसके बाद हमारा अगला है समाज में नारी का महत्व, या भारतीय नारी तब और अब, या राष्ट्र के उत्थान में नारी की भूमिका। यानी कि नारी के ऊपर कोई भी निबंध आ जाए तो आपको ये निबंध वहां पर करके आना है। तो इसमें भी वही सेम हम लिखेंगे प्रस्तावना, फिर दूसरा लिखेंगे प्राचीन एवं मध्यकाल में नारी की स्थिति, वर्तमान युग में नारी और स्वतंत्र भारत में नारी की भूमिका, और लास्ट में लिखेंगे हम उपसंहार। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद देखिए, और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बीच बता दूं कि ये जो आपका निबंध है, निबंध प्रत्येक जिले में जो है 10 नंबर का निबंध आपका रहने वाला है। यानी कि वार्षिक परीक्षा के लिए आपका 10 नंबर का जो है निबंध आपके आएगा, ये प्रत्येक जिले के लिए रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा अगला है कंप्यूटर शिक्षा का महत्व, या कंप्यूटर शिक्षा की उपयोगिता, या कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर आपको दे दूंगा, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं कराया तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे इतने ही जो है इम्पोर्टेंट निबंध है। देखिए ये हमने केवल इम्पोर्टेंट निबंध लिए हैं, हो सकता है वैसे तो इनके 99% चांस है आने के, लेकिन हो सकता है कहीं पर नहीं भी आए। तो आप जो है अगर और आप याद करना चाहते हैं तो आप और निबंध भी आप जो है याद कर सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं पत्र। देखिए यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि पत्र और प्रार्थना पत्र ये दोनों एक ही कैटेगरी में रहते हैं। और इसके बाद पत्र और प्रार्थना पत्र और इसके साथ में क्या संवाद लेखन, ये दो जो है ऑप्शन में रहते हैं। यानी कि आप तो या तो पत्र कर सकते हो या संवाद लेखन आप कर सकते हो, दोनों ही जो है 5 नंबर के रहेंगे। यानी कि दोनों क्वेश्चन ऑप्शन में रहेंगे, आपको एक क्वेश्चन करना है, या तो आप प्रार्थना पत्र कर सकते हो या आप संवाद लेखन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए हम पत्र की बात करेंगे, तो इसे ये किसका पत्र है, मित्र को बधाई का पत्र। देखिए किसकी बधाई दे रहे हैं कि बीकानेर निवासी अपने मित्र जितेंद्र को राष्ट्रीय खेलों की तैराकी प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य में आपको बधाई पत्र लिखना है। तो देखिए पत्र किस तरह से हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इस तरफ से जो है चालू करेंगे। इस तरफ से हम क्या लिखेंगे, जहां से हम इसको भेज रहे हैं। देखिए कहां से भेजा जा रहा है, 4B आदर्श नगर जयपुर, यहां से हम भेज रहे हैं। तो इसका यहां पर हम पता लिखेंगे, और पते के बाद हम यहां पर दिनांक लिखेंगे। और इधर हम लिखेंगे कि हम किसको भेज रहे हैं, जैसे दोस्त को भेज रहे हैं तो हम प्रिय मित्र लिखेंगे, पिताजी को भेज रहे हैं तो और उनके लिए संबोधन लिखेंगे, या किसी रिश्तेदार को भेज रहे हैं तो उनके लिए अलग संबोधन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिय मित्र जितेंद्र सप्रेम नमस्ते। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए, यह समाचार सुनकर मुझे अपार हर्ष हुआ कि आपने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित तैराकी प्रतियोगिता में सुंदर प्रदर्शन किया और रजत पदक प्राप्त करने में सफल रहे हो। यह आपके लिए अत्यधिक गौरव का अवसर है। आपने लगातार तैराकी अभ्यास में जो प्रयास किए उसका परिणाम आज सामने आया है। इस सफलता से न केवल अपने प्रदेश का नाम गौरवान्वित हुआ है, अपितु देश का भी गौरव बढ़ा है। आपसे इस सम्मान से हमारा पूरा परिवार आवादित है। तो मैं इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि अगली बार आपको स्वर्ण पदक की प्राप्ति होगी। इसके बाद लिखा है, अपने पूज्य पिताजी को मेरा चरण स्पर्श करना, इस सम्मान के लिए पुनः बधाई। इसके बाद हम लिखेंगे तुम्हारा अभिनमित्र अभिनव। तो इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे विवाह का निमंत्रण पत्र। तो विवाह का निमंत्रण पत्र क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि स्वयं को आत्म प्रकाश, यहाँ पर देखिए नाम कुछ और भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वयं को आत्म प्रकाश भारद्वाज मानते हुए अपनी छोटी बहन के शुभ विवाह का निमंत्रण पत्र लिखिए। तो ये देखिए किसी को भी नहीं लिखवाया गया, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मान्यवर श्री, क्या लिखेंगे, मान्यवर श्री। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जो भी हम लिखना है ये हम लिख देंगे। ये लिखने के बाद देखिए हम लास्ट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, दर्शनाभिलाषी, ये लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद विनीत हम लिख देंगे आत्म प्रकाश भारद्वाज। इसके बाद देखिए ये तो हमारे पत्र थे। अब हम प्रार्थना पत्र की बात करेंगे जो कि स्कूलों में चलेंगे। तो आपके यहाँ पर दोनों में से एक आ जाएगा। देखिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखी है जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति की प्रार्थना की गई हो। तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सबको आता है। देखिए क्या लिखेंगे, सेवा में
यहाँ पर आपको ध्यान रखना, देखिए सेवा में के बाद कोमा लगेगा, महोदय के बाद यहाँ पर कोमा लगेगा, विद्यालय के बाद कोमा लगेगा और यहाँ पर भी महोदय के बाद कोमा लगेगा। तो इन कोमाओं का आप जरूर ध्यान रखना। क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा, इसके बाद मान्यवर महोदय। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद जो भी हमारा कारण है कि हमारी शुल्क मुक्ति क्यों आप करो, तो लिखेंगे सादर निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9 का छात्र हूं। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और मेहनत मजदूरी से किसी तरह परिवार का खर्चा चलाते हैं, इसलिए वे शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं। फिर हम बाद में लिखेंगे और भी कारण कि अतः प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरा शिक्षण शुल्क माफ कर दे तो मुझ पर बड़ा अनुग्रह होगा। इस संबंध में यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गत वर्ष भी मुझे शुल्क मुक्ति प्राप्त हुई थी और मैं अपनी कक्षा में वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रथम रहा था। इसके बाद हम लिखेंगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी गरीब हालत तथा अध्ययन संबंधी रुचि को ध्यान में रखते हुए आप मेरा शिक्षण शुल्क अवश्य ही माफ कर देंगे। इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिक्षक राम रतन क्लास 9 और दिनांक यहाँ पर हम लिख देंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र है कि अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें हिंदी के अध्यापक की कमी के कारण नियमित शिक्षण कार्य न होने का निवेदन किया गया हो। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हिंदी की जगह गणित भी दे सकता है, विज्ञान भी दे सकता है, अंग्रेजी भी दे सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को आप लिख सकते हो। या ये क्वेश्चन इस तरफ से भी आ सकता है कि आपके विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। यहाँ पर इसने तो केवल हिंदी दे दिया, हो सकता है वो ऐसे दे दे कि आपके विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तो कमी की पूर्ति के लिए आप अपने प्रधानाचार्य को जो है प्रार्थना पत्र लिखिए। तो वही यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर, और विषय हम लिखेंगे नियमित शिक्षण कार्य न होने के संबंध में। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय। फिर इसके बाद जो भी हमारी समस्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सभी ने नम्र निवेदन है कि लगभग 1 महीने से हमारी कक्षा में अनिवार्य हिंदी विषय की कक्षा नियमित नहीं चल रही है। विद्यालय से एक अध्यापक महोदय का स्थानांतरण हो गया तथा हिंदी के दूसरे अध्यापक महोदय को राज्य सरकार के आदेश से जनगणना कार्य पर भेज दिया गया है। इस कारण हिंदी विषय के अध्यापन में व्यवधान आ गया है और अभी तक सारा पाठ्यक्रम जो है पढ़ना शेष है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे छात्रों को चिंता हो रही है और वे विद्यालय के अनुशासन का ध्यान रखकर क्या है शांत बैठे हुए हैं। इसलिए अतिशीघ्र कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके हिंदी विषय के नियमित शिक्षण के उपाय किए जाएं। अतः प्रार्थना है कि उक्त विषय के अध्यापक जी की अविलंब व्यवस्था कराकर हमारा शिक्षण नियमित चले, ऐसा करके हमें अनुग्रहित करें। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसके बाद हम लिख देंगे प्रार्थी नाथूलाल गुर्जर कक्षा प्रतिनिधि क्लास 9। अब इसके बाद हम देखेंगे गंदगी के जो शिकायती पत्र या शिकायती पत्र हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर पालिका के अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो देखिए ये किस तरह से हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले वही सेवा में श्रीमान, फिर लिखेंगे हम प्रशासक महोदय और नगर पालिका ब्यावर। विषय में हम क्या लिखेंगे, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में। फिर इसके बाद हम लिखेंगे महोदय और फिर इसके बाद हम जो है कारण है, जो यहाँ पर सारी समस्या हम लिख देंगे और इसके बाद लास्ट में लिख देंगे हम प्रार्थी। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन भी और है आपके जल संकट का शिकायती पत्र। क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जलदाय विभाग अजमेर के अधिकारी के नाम एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें नगर में व्याप्त जल संकट का विवरण हो। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, सेवा में श्रीमान मुख्य अधिकारी महोदय जलदाय विभाग अजमेर। विषय में हम लिखेंगे नगर में व्याप्त जल संकट के संबंध में। फिर हम लिखेंगे महोदय और इसके बाद ये जो हमारी समस्या है वो सारी समस्या हम यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे प्रार्थी अगर नाम दे रखा है तो नाम हम लिख देंगे, वरना हम ऐसे ही छोड़ देंगे और संभ्रांत नागरिक। तो इस तरह से ये थे हमारे इम्पोर्टेंट निबंध और इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र। तो ये आपके दोनों चीज़ें कितने 10 + 5 बराबर 15 नंबर की दोनों चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसके रिप्लाई ज़रूर करेंगे।